हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये गांधी का थर्ड पार्ट है जो कि उनके द्वारा बायो ऑटोग्राफी है, जो कि उनके द्वारा लिखी गई है बुक है। द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद टूथ की है। ये चौथा पार्ट है। ये इसका सूची 15 से लेकर 21 तक देखेंगे, जो कि 15वां है एक अंग्रेज सज्जन पुरुष की भूमिका से लेकर हम 21 तक देखेंगे, निर्बल के बलराम तक। चलिए शुरू करते हैं। सूची 15, एक अंग्रेज सज्जन पुरुष की भूमिका। दिन पर दिन मेरा शाकाहारी रहने का विश्वास प्रगाढ़ होने लगा। साल्ट की पुस्तक ने मेरे खान पान की शिक्षा के प्रति रुझान और प्रगाढ़ किया दिया और गढ़ा दिया। मैंने शाकाहार खान पान से संबंधित सभी पुस्तकें खरीदी और पढ़ी। इनमें एक थी हार्वर्ड विलियम की द एथिक्स ऑफ डाइट, यानी आहार के आचार विचार। यह प्रारंभिक काल से लेकर वर्तमान काल तक की मानव आहार शास्त्र के साहित्य का जीवन संबंधित इतिहास था। इस पुस्तक ने यह बताने की कोशिश की सभी दार्शनिक भविष्यवक्ता और पैगंबर, जिनमें पाइथागोरस से लेकर ईसा मसीह और वर्तमान के सभी को शामिल किया गया था, वे सभी शाकाहारी थे। डॉक्टर अन्ना किंग्सफोर्ड की द परफेक्ट वे इन डाइट, अर्थात आहार का आदर्श मार्ग, एक मनोरंजक और पठनीय पुस्तक है। डॉक्टर एलिंसन का डाइट, स्वास्थ्य और आरोग्य शास्त्र पर लेखन भी इसी प्रकार सहायक रहे। उन्होंने रोगियों के आहार पर नियंत्रण को उपचार बनाकर एक आरोग्य क्रिया या उपचार प्रणाली का पक्ष लिया और इसको अपनाने की वकालत की। वे स्वयं एक शाकाहारी थे और अपने मरीजों के लिए कड़ाई से शाकाहारी आहार नियम का नुस्खा लिखते थे। आहार विचार से संबंधित इतने लेखों और पुस्तकों को पढ़ने का परिणाम यह था कि इस तरह के खान पान का अब मेरे जीवन में महत्वपूर्ण और गहरा प्रभाव था। शुरुआत में इस प्रयोगों को करने का मुख्य आधार मेरा स्वास्थ्य रहना था, लेकिन बाद में यह शाकाहारी धर्म मेरा मुख्य लक्ष्य बन गया। इस दौरान मेरे मित्र ने मेरे बारे में अपनी चिंता छोड़ी नहीं थी। उसका मेरे प्रति प्रेम उसे यह सोचने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसके अनुसार यदि मैं मांस खाने के प्रति विरोध जारी रखूंगा तो न केवल यह एक कमज़ोर शरीर को विकसित करेगा, बल्कि मेरी बुद्धि को भी कुंठित करेगा, क्योंकि इसकी वजह से मैं अंग्रेज समाज में सहज नहीं महसूस करूंगा। जब उसे पता चला कि मेरी रुचि शाकाहारी भोजन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने में हो गई है, तब उसे डर लगा कि इस प्रकार की पुस्तक मेरे मन को प्रभावित करेगी और मुझे अपने जीवन को इन प्रयोगों से दूर रखना चाहेगी। मैं अपने मूल कार्य को भूल जाऊंगा और एक विक्षिप्त सनकी मनुष्य बन जाऊंगा। उसने एक बार भी अपनी तरफ से आखिरी प्रयास नहीं किया। एक दिन उसने मुझे थिएटर चलने का निमंत्रण दिया। नाटक देखने से पहले हमें हालबर्न रेस्तरां में खाना था। यह एक विशाल और नामी गिरामी रिश्ता था, जहां मैं विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद पहली बार जा रहा था। होटल में हमने रहने का मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि वहां मैं अपनी समझबूझ से नहीं रह पाया था। मेरा मित्र मुझे वहां यह सोचकर ले जा रहा था कि शालीनता की वजह से मैं किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछूंगा। यहाँ खाने वालों की एक बड़ी संख्या मौजूद थी, जिसके बीच मैं और मेरा मित्र बैठे थे और हम उनके बीच में बैठकर एक मेज पर भोजन कर रहे थे। खाने का पहला कोर्स सूप था। मैं उलझन में था कि सूप किस चीज़ से बना था, लेकिन इसके बारे में मित्र ने पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। मैंने वेटर को बुलाया। मेरे मित्र ने मेरी इस हरकत को देखा और अपनी जगह से मुझसे सख्ती से पूछा कि क्या बात है। थोड़ा झिझकियाते हुए मैंने उसे बताया कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सूप शाकाहारी है। तुम एक सभ्य समाज के लिए बेअदब और अनाड़ी हो।
उसने उद्वेलित होकर कहा, यदि तुम ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते हो तो तुम जा सकते हो। किसी अन्य रेस्तरां में खाना खाओ और मेरा इंतज़ार करो। यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया। पास में ही एक शाकाहारी रेस्तरां था। मैं बाहर चला आया, लेकिन रेस्तरां बंद था। उस रात मैं बिना खाए पिए रहा। मैं अपने मित्र के साथ थिएटर गया, लेकिन उसने उस नाटक के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जो मैंने उस रेस्तरां में किया था। जाहिर है वहाँ कुछ कहने के लिए नहीं था। यह हमारी आखिरी मित्रतापूर्ण नोक-झोंक थी। इससे हमारे संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं अपने प्रति अपने मित्र के प्रेम को समझ पा रहा था और उसकी प्रशंसा भी करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरा मित्र मेरी जीवन शैली बदलना चाहता था। मेरा उसके प्रति आदर और प्रेम प्रगाढ़ हो गया था, लेकिन मैंने निश्चय किया कि मैं उसे आश्वस्त और संतुष्ट करूँगा। उसे विश्वस्त करूँगा कि भविष्य में मैं ऐसा अनाड़ी व्यवहार नहीं करूँगा, बल्कि सभ्य और सुसंस्कृत बनूँगा और अपने अंदर ऐसी खूबियाँ और ऐसी सफलता पाऊँगा जो मेरे शाकाहारी की कमी को पूरा भी करेगी और मुझे उस सभ्य समाज के लायक भी बनाएगी। मैंने सोचा कि बंबई में बनाए गए वस्त्र अंग्रेज समाज के अनुसार नहीं थे। मैंने अपने लिए आर्मी और नेवी स्टोर से नए कपड़े लिए। मैंने चिमनी के आकार की टोपी भी ली, जिसका मूल्य 19 शिलिंग था, जो कि उन दिनों काफ़ी महंगा समझा जाता था। इससे मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। मैंने ब्रांड स्ट्रीट, जो कि लंदन जीवन का सबसे फैशनेबल स्टोर था, वहाँ से अपने लिए इवनिंग सूट खरीदा, जिसमें मैंने 10 पाउंड बर्बाद किए और अपने सहृदय भाई को सोने की चैन वाली घड़ी बेचने के लिए कहा। बनी बनाई गले की टाई पहनना सही नहीं था, इसलिए मैंने टाई पहनने की कला भी सीखी। भारत में जब पारिवारिक नाई बाल काटते समय दर्पण दिखाता था, उसमें अपने चेहरे को देखना एक विलासिता थी। यहाँ लंदन में मैं हर रोज़ एक बड़े से शीशे के सामने अपने को टाई बांधने और अपने बालों को संवारने में अपने कीमती 10 मिनट बर्बाद करता था। मेरे केस एकदम भी मुलायम नहीं थे और मुझे उन्हें संवारने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। हर बार जब हैट को हटाकर लगाया जाता, तब हाथ स्वयं ही सिर में बालों को व्यवस्थित करने चला जाता। यही नहीं, सभ्य समाज के बीच बैठते हुए भी हाथ से बाल ठीक करते रहना भी उस आदत का हिस्सा था। जैसा कि यह सब सभ्य दिखने के लिए काफ़ी नहीं था, मैंने अपना ध्यान दूसरे विवरणों पर भी दिया, जो मुझे एक सभ्य अंग्रेज सज्जन पुरुष बनने में मदद करता है। मुझे बताया गया कि मेरे लिए डांस के साथ ही फ्रेंच भाषा और उसका सही प्रकार से उच्चारण के लिए प्रशिक्षण लेना भी जरूरी था। फ्रेंच न केवल पड़ोसी देश फ्रांस की भाषा थी, बल्कि यह उस यूरोप के अधिकतर देशों की बोलचाल वाली भाषा भी थी जहां मैं जाने की कामना करता था। मैंने नृत्य की कक्षा में प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया और पूरे सत्र के लिए 3 पाउंड दिए। मैंने हफ्ते में केवल 3 कक्षाएं ली होंगी, लेकिन मैं संगीत की लय के साथ नाचने में सक्षम नहीं था। पियानो समझ नहीं पाया और इसके लिए समझ नहीं निकाल पाया। फिर मैं क्या करता? एक लोक कथा थी जिसमें एक बैरागी ने चूहे से बचने के लिए बिल्ली को रखा, फिर बिल्ली को दूध पिलाने के लिए एक गाय को रखा, गाय को संभालने के लिए एक आदमी को रखा। इस प्रकार कहानी में श्रृंखला बढ़ती चली गई। मेरी महत्वाकांक्षाएं बैरागी के परिवार की तरह बढ़ती ही जा रही थी। मैंने सोचा पाश्चात्य संगीत को समझने के लिए वायलिन सीख लूं। इसलिए 3 पाउंड वायलिन खरीदने में खर्च किए, जो कि
फीस से कहीं ज़्यादा था। फिर मैंने तीसरा शिक्षक ढूंढा जो मुझे अंग्रेजी भाषा को उपयुक्त उच्चारण के साथ बोलना सिखा सके। इसके लिए मैंने उसे फीस के रूप में एक गिन्नी दी। उसने मुझे बेल की पुस्तक बेल्स स्टैंडर्ड्स इलोक्यूशनिस्ट खरीदने की सलाह दी। इसको मैंने खरीदा और पिट्स के भाषण के साथ अपना पाठ शुरू किया। लेकिन मिस्टर बेल ने मेरे कानों में खतरे की घंटी बजाई और मैं जाग गया। इंग्लैंड में मुझे अपना पूरा जीवन नहीं बिताना था, यह मैंने अपने आप से कहा। फिर क्या ज़रूरत है उच्चारण कला को सीखने की, और कैसे नृत्य मुझे सज्जन या कुलीन बना सकता है। वायलिन को मैं हिंदुस्तान में भी सीख सकता हूँ। मैं एक विद्यार्थी था और मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मुझे स्वयं को वकालत करने लायक बनाने के लिए शिक्षित होना चाहिए। यदि मेरा चरित्र मुझे सज्जन व्यक्ति बना सकता है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा मुझे अपने लक्ष्य को तिलांजलि देनी चाहिए। इसी प्रकार के अनेक विचारों ने मुझे जकड़ लिया और अपने इन विचारों को मैंने एक पत्र के माध्यम से अपने को उच्चारण सिखाने वाले शिक्षक को लिखा और उसने विनती की कि आगे के पाठ के लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं 2 या 3 बार कक्षा में गया था। इसी प्रकार की चिट्ठी मैंने अपने डांस टीचर को लिखी और वायलिन शिक्षक के पास स्वयं गया और उनसे प्रार्थना की कि किसी तरह आप मेरा वायलिन बेच दें, चाहे वह कितने में भी बिके। उनका व्यवहार मेरे साथ मित्रवत था, इसलिए मैंने उनको बताया कि मैं मिथ्या विचारों के पीछे भाग रहा था। उन्होंने मुझे अपने निश्चय पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया और यह मेरे अंदर संपूर्ण बदलाव लाया। सूची 16 देखेंगे। बदलाव। किसी को यह नहीं समझाना चाहिए कि नित्य और इस तरह के अन्य प्रयोग मेरे जीवन में किसी ऐसो आराम के लिए थे। पाठक गण यह समझ गए होंगे कि मैं पूरे होशो हवास में था। इन सब के प्रति मेरा मिथ्या लगाव बिना मेरे अंदर के एक निश्चित आत्मनिरीक्षण के नहीं सुलझा। मैंने अपने द्वारा खर्च किए गए एक पैसे का हिसाब रखा। मैं अपने सभी खर्चों को बहुत संभाल कर रहा था। हर छोटी चीज़ जैसे बस का किराया, डाक या अखबारों को खरीदने में वे कुछ सिक्कों को भी मैं हिसाब किताब में लिखता और हर शाम बिस्तर पर जाने से पहले बचे हुए पैसों को देखता। यह आदत उसके बाद भी मेरे साथ बनी रही और मुझे पता है कि इसके परिणाम स्वरूप जनता के फंड जो लाखों तक पहुंचते थे, उनको मैं सही ढंग से संभाल पाया। मैंने उनको बांटने में हमेशा कड़े अनुशासन का पालन किया है। इस वजह से किसी प्रकार कर्ज की जगह मेरे हर आंदोलन में जिनका मैं नेतृत्व करता था, मेरे पास धन बचा रहता था। हर युवा को मेरे हिसाब की किताब का एक पेज लेना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि जितना भी पैसा आ रहा है और जा रहा है, मेरी तरह उसे उसके हर पैसे का हिसाब रखना चाहिए। और मुझे यकीन है अंत में वह भी फायदे में रहेगा, क्योंकि मैं अपने रहने के तरीकों पर कड़ी निगाह रखता था। मैं देख सकता था कि मितव्ययी होना जरूरी था, इसीलिए मैंने अपने खर्चों को आधा करने का निर्णय लिया। मेरी हिसाब पुस्तिका बता रही थी कि मैं आने जाने के खर्चों में कई अन्य चीज़ों पर खर्चा करता था। फिर मेरा किसी परिवार के साथ रहने का अर्थ था नियमित हफ्ते का बिल देना, जिसमें परिवार के सदस्यों को खाने पर ले जाना भी शामिल था और इसी प्रकार उनके साथ पार्टियों में जाना भी शामिल था। यह सब काफ़ी खर्चे वाला था, जैसे आने जाने के लिए वाहन पर खर्च करना, और यदि सवारी स्त्री हो तो रिवाज के अनुसार पूरा व्यय पुरुष को वहन करना होता था। बाहर रात के खाने के लिए जाने का अर्थ था अतिरिक्त व्यय और नियमित हफ्ते के खर्चे से जिन दिनों भोजन नहीं किया उसका पैसा कम नहीं
कर सकते थे। मुझे लगा इन सब पैसों को बचाया जा सकता है और दिखावे के लिए अमीर बनना मेरे खर्चों पर सेंध डाल रहा था। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि बजाय बड़े परिवार के साथ रहने के मैं अपना अलग अलग से एक कमरा किराए पर लूँगा। अपने काम के अनुसार जगह भी बदल सकूँगा। इस प्रकार अनुभव भी ले सकूँगा। कमरे का चुनाव ऐसे करता जिससे अपने कार्यस्थल पर मैं आधे घंटे में पहुंच सकूं, साथ ही किराए की बचत भी कर सकूं। पहले मैं कहीं भी जाने के लिए किसी न किसी प्रकार का वाहन लेता था और फिर चलने के लिए अतिरिक्त समय लेता। इन कई व्यवस्था में चलना भी हो जाता और बचत भी हो जाती थी, क्योंकि आने जाने में कोई व्यय नहीं होता और हर दिन 8 से 10 मील चल भी लेता था। मेरी लंबी दूर तक चलने की आदत की वजह से मैं इंग्लैंड प्रवास के दौरान बीमारियों से दूर रह सका और इसने मेरे शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाया। इस प्रकार मैंने कमरों का सेट लिया, एक कमरा बैठने के लिए और दूसरा सोने के लिए। यह मेरा दूसरा पड़ाव था। तीसरा पड़ाव अभी आना बाकी था। इन बादलों की वजह से मेरे खर्चे आधे हो गए थे, लेकिन मैं अपने समय का उपयोग कैसे करूं? मुझे पता था कि इस बार की परीक्षा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए मेरे पास समय की कमी नहीं थी। मेरी कमज़ोर अंग्रेजी मेरे लिए हमेशा से चिंता का विषय रही थी। मिस्टर लेने, जिन्हें बाद में सर फ्रेडरिक के नाम से बुलाया गया, के शब्द पहले ग्रेजुएट बनो फिर मेरे पास आना मेरे कानों में गूंज रहे। मैंने सोचा न केवल मुझे बार में बुलाया जाना चाहिए, बल्कि मेरे पास साहित्य की भी डिग्री होनी चाहिए। मैंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के विषयों के बारे में जानकारी ली, कुछ मित्रों से सलाह मशविरा किया और मुझे पता चला कि यदि मैं इन दोनों में से किसी भी एक जगह जाऊं, तब मुझे इंग्लैंड में काफ़ी समय तक रहना पड़ेगा और यह काफ़ी खर्चीला और महंगा भी रहेगा। एक दोस्त ने सुझाव दिया कि यदि मुझे किसी कठिन परीक्षा में पास होने से संतुष्टि मिलती है तो मुझे लंदन के मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में बैठना चाहिए, जिसका खर्चा न के बराबर होगा। मैंने इस सुझाव का स्वागत किया, लेकिन उसका पाठ्यक्रम देखकर घबरा गया। उसमें लैटिन और आधुनिक भाषा अनिवार्य थी। मैं लैटिन भाषा से कैसे निपटता? लेकिन मेरे दोस्त ने अमूल्य सलाह और इसके पक्ष में बताया कि लैटिन वकीलों के लिए मूल्यवान है। लैटिन भाषा के ज्ञान से वकालत की किताबों को समझने में आसानी होती है और रोमन लॉ का एक पेपर केवल लैटिन भाषा में होता है। इसके अलावा लैटिन भाषा जानने का अर्थ है अंग्रेजी भाषा में पारंगत होना। यदि यह बात मेरे अंदर घर कर गई और मैंने लैटिन सीखने का निर्णय लिया, चाहे यह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। फ्रेंच मैंने पहले से ही सीखनी शुरू कर दी थी, इसलिए मुझे यह लगा कि यह आधुनिक भाषा होगी। मैंने प्राइवेट मैट्रिकुलेशन कक्षा में जाना शुरू किया। परीक्षा हर 6 महीने में होती थी और मेरे पास केवल 5 महीने शेष थे। यह काम मेरे लिए असंभव सा था, लेकिन इस अंग्रेज सज्जन ने अपने को एक गंभीर छात्र के रूप में ढालने का निश्चय किया। मैंने हर मिनट की समय सारणी बनाई, लेकिन न मेरी बुद्धिमत्ता और न ही मेरी याददाश्त दिए गए वक्त में लैटिन और फ्रेंच के अलावा अन्य विषयों को संभालने का आश्वासन दे पाए। इसका परिणाम यह हुआ कि लैटिन ने मुझे बुरी तरह से पछाड़ा। मुझे अफसोस था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे लैटिन भाषा का स्वाद मिल चुका था। मैंने सोचा शायद फ्रेंच को एक कोशिश देनी चाहिए, सही रहेगी, और फिर मैं विज्ञान वर्ग में एक नया विषय चुन लूँगा। रसायन शास्त्र, जो मेरा विज्ञान का विषय रहा था, उसके प्रयोग में मुझे कोई रुचि नहीं थी। इसके लिए गहरे और आनंद देने वाले अध्ययन की जरूरत थी। यह भारत में अनिवार्य विषयों में से एक था। अंततः मैंने मैट्रिकुलेशन के लिए इसका चुनाव किया। इस बार मैंने रसायन शास्त्र की जगह ताप और प्रकाश विषय को चुना। इसे आसान विषय माना जाता था और मुझे भी ऐसा ही लगा। अपने दूसरे परीक्षण की
तैयारियों के साथ मैंने अपना जीवन और सरल बनाने की कोशिश की। मुझे लगा अभी भी मेरे जीवन की जीवन शैली की तरह साधारण और सरल नहीं थी। मेरे भाई के संघर्ष का विचार जो इतनी उदारता से मेरे नियमित आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, उसने मुझे काफ़ी पीड़ा दी। मैंने देखा ज़्यादातर वे लोग जो 8 से 15 पाउंड खर्च कर रहे थे, उन्हें स्कॉलरशिप मिलने का फ़ायदा था। मेरे सामने काफ़ी सादा जीवन जीने का उदाहरण थे। मैं ऐसे गरीब छात्रों से मिला जो मेरे से कहीं अधिक सादा जीवन जी रहे थे। उनमें से एक स्लम में एक कमरे के लिए दो सीलिंग दे रहा था और 2 पेंस में कोकोआ और ब्रेड लोकार्ड के सस्ते स्टोर से ले रहा था। उसकी तरह की जीवन शैली मेरे लिए संभव नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि एक कमरा मेरे लिए काफ़ी रहेगा, बजाय 2 कमरे के। और खाना मैं कभी-कभी घर में ही बना लिया करूँगा। इससे मैं हर महीने 4 या 5 पाउंड बचा पाऊँगा। मुझे सादा जीवन पर पुस्तकें भी मिली। मैंने 2 कमरों का घर छोड़कर एक कमरा किराए पर ले लिया, एक स्टोव खरीदा और घर पर ही अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। इन सब में मुश्किल से 20 मिनट का समय लगा था, क्योंकि केवल जौ का दलिया उबालना और कोकोआ के लिए पानी गर्म करना होता था। मैं अपना दिन का खाना बाहर खाता था, रात्रि भोज में ब्रेड और कोकोआ लेता। इस प्रकार मैं एक सीलिंग और 3 पैंस पर एक दिन गुजार सकता था। इन दिनों मेरी गहन पढ़ाई भी चल रही थी। सादे जीवन शैली की वजह से मेरा बहुत सारा समय बच जाता था। इस प्रकार मैंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। पाठक यह न समझने की इस प्रकार की जिंदगी से मेरा जीवन बहुत नीरस हो गया था। इसके उलट इस बदलाव ने मेरे अंदर और बाहर की जिंदगी में एक सामंजस्य स्थापित किया और यह मेरे परिवार के सादे रहन सहन की तरह था। मेरी जिंदगी वाकई अब ज़्यादा सच्ची थी और मेरी आत्मा बहुत खुश थी। सूची 17वां देखें। आहार शास्त्र में प्रयोग। जैसे जैसे मैंने अपने अंदर गहराई में खोजता गया, मेरे अंदर और बाहर बदलाव ने आकार लेना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने अभी या इससे पहले जब अपने खर्चों और रहन सहन में बदलाव किया, तब मैंने अपने खान पान में भी बदलाव करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि शाकाहार पर लेखकों ने हर प्रश्न का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था। इसके धार्मिक वैज्ञानिक आस्थाओं पर प्रहार करते हुए व्यवहारिक और चिकित्सक पक्षों को देखा और समझना। नैतिकता के आधार पर वे निर्णय पर पहुँचने की मनुष्य का छोटे जीवन पर प्रभुत्व होना अर्थ यह नहीं है कि वह छोटे जीवनों को अपना शिकार बनाए, बल्कि बड़ों को छोटों की सुरक्षा करनी चाहिए और दोनों के बीच आपस में बराबरी का संबंध रखना चाहिए। जैसे एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के साथ रहता है, वे इस तथ्य को भी संभालने लाए कि मनुष्य आनंद के लिए नहीं खाता, बल्कि जीवन रहने के लिए खाता है। और उनमें से कुछ ने सुझाव दिया और अपने निजी जीवन में भी मांस मछली का ही त्याग नहीं किया, बल्कि दूध और अंडे का भी त्याग किया। वैज्ञानिक रूप से वे इस निर्णय पर पहुँचे कि मनुष्य की शारीरिक रचना बताती है कि यह खाना बनाकर खाने के लिए नहीं, बल्कि एक फलाहारी जीवन है और वह केवल अपनी माँ का दूध ले सकता है। और जैसे ही उसके दांत आते हैं, उसे ठोस पदार्थ लेना शुरू कर देना चाहिए। चिकित्सक रूप से उन्होंने सुझाव दिया कि सभी प्रकार के मसाले और अन्य स्वाद को बढ़ाने वाली वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए।
व्यवहारिक और आर्थिक रूप से उतना तर्क था कि शाकाहार सबसे कम खर्चीला था। इन सब विचारों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा और मैंने सभी प्रकार के शाकाहारी रेस्तरां को देखा। इंग्लैंड में एक शाकाहारी सोसाइटी थी जिनकी अपनी एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकलती थी। मैंने उस पत्रिका की सदस्यता ली और शीघ्र ही मुझे उसकी कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। यहाँ मैं उन लोगों के संपर्क में आया जिन्हें शाकाहार का स्तंभ माना जाता था और फिर मैंने आहार शास्त्र पर अपने प्रयोग करने शुरू कर दिए। मैंने मीठी और मसालेदार चीज़ें खानी बंद कर दी जो मैं घर से लाया था। मेरा मन दूसरी तरफ जा चुका था और इस प्रकार के स्वाद के लिए रुचि समाप्त हो गई थी। अब मुझे उबला पालक स्वादिष्ट लगता था जो मुझे रिचमंड में बेस्वाद लगता था क्योंकि उसमें मसाले नहीं होते थे। इस प्रकार के कई प्रयोगों ने मुझे सिखाया कि असली स्वाद जुबान में नहीं बल्कि दिमाग में होता है। जाहिर है आर्थिक दृष्टिकोण हमेशा मेरे सामने रहता था। वहाँ लोगों का विचार था कि चाय और काफ़ी हानिकारक होते हैं और कोकोआ को पसंद करते थे और अब मैं केवल इन्हीं चीज़ों के खानों के पक्ष में था जिसे शरीर पचा सके। मैंने चाय और काफ़ी छोड़ दी और कोकोआ पीने लगा। रेस्तरां जहाँ मैं आता था उसके दो भाग थे। एक भाग आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए आरक्षित था जहाँ एक निश्चित रकम देकर विभिन्न व्यंजनों में से कुछ भी खा सकते थे जिसका मूल्य 1 या 2 शिलिंग का होता था। दूसरे भाग में 3 कोर्स का खाना सूप के साथ में ब्रेड केवल 6 पैनी में मिलती थी। इन दिनों मेरी प्राथमिकता पैसे बचाना था, इसलिए मैं दूसरे भाग में खाना खाता था। मुख्य आहार के साथ साथ कई अन्य छोटे मोटे प्रयोग भी चल रहे थे। उदाहरण के तौर पे कभी स्टार्च वाले खाने को छोड़ देना और केवल ब्रेड और फल पर गुजारा करना, कभी केवल मक्का, दूध और अंडे लेना। अंतिम प्रयोग ध्यान देने योग्य है जो केवल 2 सप्ताह चला। एक सुधारक ने स्टार्च रहित भोजन की वकालत की और अंडों के बारे में रुचि राय व्यक्त करते हुए कहा कि अंडे मांस नहीं हैं। इसकी वजह यह थी कि आप अंडा खाते समय किसी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मुझे यह दलील पसंद आई और अपने वचन के बावजूद अंडा खाया, लेकिन यह गलती कुछ पलों की थी। मुझे कोई अधिकार नहीं था कि मैं अपने वचनों का नया विवेचन करूं। मेरी माँ का स्पष्टीकरण जब वे मुझसे वचन ले रही थी काफ़ी था और मैं जानता था इसके मांसाहारी आहार में अंडा भी शामिल था। जैसे ही मैंने अपने वचन की सच्चाई समझी, मैंने अंडा और इस तरह के प्रयोगों को करना छोड़ दिया। इस प्रकार के तर्क से मुझे कुछ अच्छे परिणाम भी मिले। मुझे इंग्लैंड में मांस से संबंधित 3 भाषाओं के बारे में पता चला। पहले के अनुसार मांस का अर्थ केवल पक्षियों और जानवरों का मांस था। शाकाहारियों का वर्ग जो इस परिभाषा को स्वीकार करते थे वे मछली और अंडा खाते थे। दूसरी परिभाषा के अनुसार मांस का अर्थ था जीवन प्राणियों का मांस, इसलिए मछली खाने का प्रश्न ही नहीं उठता था और अंडा खाने की इजाज़त थी। तीसरी परिभाषा में मांस, मछली और सभी जीवित प्राणी जिसमें उनके अंडे भी शामिल थे। इस प्रकार इसके अंदर दूध अंडे दोनों बराबर शामिल थे। यदि मैं पहली परिभाषा के अनुसार चलता तब मैं केवल अंडा ही नहीं बल्कि मछली भी ले सकता था। मुझे यकीन था कि मेरी माँ की परिभाषा मुझ पर लागू होती थी, इसलिए मैं अपने वचन का पालन करूँगा और मुझे अंडे से परहेज रखना है। और मैंने ऐसा किया भी। यह काफ़ी कठिन था क्योंकि बहुत से शाकाहारी रेस्तरां के खाने में अंडा शामिल होता था। इसका तात्पर्य यह था कि जब तक मुझे यह पता न हो कि खाद्य वस्तु में क्या है, मुझे इस अजीब सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, यह जानने के लिए कि खाने में अंडा है कि नहीं, क्योंकि कई पुडिंग और केक इससे अछूते नहीं थे। यद्यपि शाकाहारी की परिभाषा की परिधि ने मेरे लिए कुछ
परेशानियां जरूर खड़ी की, लेकिन इसने मेरा खान पान और भी सरल और सादा बना दिया। इस सादगी ने मुझसे चिड़ा भी बनाया, क्योंकि इसकी वजह से मुझे कई ऐसे व्यंजनों को त्यागना पड़ा जिन्हें मैं स्वादिष्ट समझने लगा था। अपने वचन का कड़ाई से पालन करने की वजह ने मेरे अंदर ज़्यादा स्वाद न उन चीज़ों में जगाया जो ज़्यादा स्वास्थ्यकर, कोमल और हमेशा के लिए बनी रहने वाली थी। असली परीक्षा का आना अभी बाकी था और यह मेरे वचन से संबंधित था, लेकिन इसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता हो। जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता हो, उसे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। अपने वचन या प्रतिज्ञा का यदि विश्लेषण किया जाए तब तो नतीजा निकलता, उसका जिक्र करना यहाँ उचित होगा। वचनों का विश्लेषण पूरी दुनिया में कलह का एक कारण रहा है। चाहे वह वचन कितना भी स्पष्ट क्यों न हो, लोग उसकी भाषा से अपना ध्येय साधने के लिए उसका मतलब तोड़ मरोड़ कर निकालते हैं। इस तरह के प्रकरण हर जगह मिल जाते हैं, ऊंची सोसाइटी से लेकर नीचे तबके के गरीबों तक और राजकुमार से लेकर एक किसान तक। निजी स्वार्थ उन्हें अंधा बना देता है। स्पष्ट और अनेकार्थी भाषा द्वारा वे स्वयं को तो धोखा देते ही हैं, साथ ही दुनिया और ईश्वर को भी धोखा देते हैं। सबसे उत्तम नियम तो यह है कि वचन का मतलब ईमानदारी से परिभाषित करते हुए वचन देने वाले का मान रखें। यदि किसी वचन के दो मतलब निकलते हैं तो परिभाषा करने वाले कमजोर पक्ष को स्वीकारें। यदि इन नियमों की अवहेलना की जाए तभी दोहराव और संतुलन पैदा होता है। मूल में सच्चाई का अभाव है। केवल वही व्यक्ति इस नियम का पालन कर सकता है जो सच्चा है। उसे किसी परिभाषा या व्यवहार की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। मेरी माँ की मांस की व्याख्या के सुनने के नियम यानी मूल नियम ही मेरे लिए सच थे। मेरे विस्तृत अनुभव या बेहतर ज्ञान से उपजी व्याख्या मायने नहीं रखती थी। इंग्लैंड में मेरे प्रयोग का आधार आर्थिक स्थिति और स्वच्छता थे। मैंने इसकी धार्मिक विवेचना पर भी कभी ध्यान नहीं दिया जब तक मैं दक्षिण अफ्रीका नहीं गया, जहां मैंने और कठिन प्रयोग किए, जिनके बारे में बाद में बताऊंगा। यद्यपि इसका बीजारोपण मेरे इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही हो गया था। एक नए धर्म में परिवर्तित व्यक्ति का उत्साह नए धर्म के प्रति उस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा होता है जिसका अन्य उसी धर्म में हुआ। इंग्लैंड में शाकाहार पद्धति का एक नया पंथ था और यह मेरे लिए भी नया था, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है, मैं वहाँ सभी के मांसाहारी होने के मत और विचार के साथ वहाँ गया था और बौद्धिक रूप से शाकाहारी बाद में बना था। शाकाहार के प्रति मैं एक नौसिखिया उत्साह से परिपूर्ण था। मैंने अपने मोहल्ले बेसवेल्स में एक शाकाहारी क्लब शुरू करने का निर्णय लिया। मैंने सर एडविन अर्नोल्ड जो वहीं रहते थे उन्हें उपाध्यक्ष बनने का निमंत्रण दिया। डॉक्टर ओल्डफील्ड जो द वेजिटेरियन पत्रिका के संपादक थे, वे अध्यक्ष बने। मैं स्वयं सचिव बना। क्लब कुछ दिन ठीक से चला, लेकिन कुछ ही महीनों में बंद हो गया क्योंकि मैंने वह इलाका छोड़ दिया था। यह मेरा तरीका था, बीच बीच में एक जगह से दूसरी जगह जाने का, लेकिन इस संक्षिप्त और आडंबरहीन प्रयास ने मुझे संस्था का संगठन और संचालन का अनुभव दे दिया था। 18 शर्मिलापन मेरा कवच। मेरा चुनाव वेजिटेरियन सोसाइटी में एक कार्यपालक सदस्य के रूप में हो गया था और मुझे इसकी हर मीटिंग में भाग लेना पड़ता था, लेकिन मैं वहां जाकर हमेशा बेजुबान हो जाता था। एक बार डॉक्टर ओल्डफील्ड ने मुझसे कहा,
तुम मुझसे तो सही ढंग से बात करते हो, लेकिन क्या बात है कि कमेटी की मीटिंग में तुम्हारी जुबान नहीं खुलती है? तुम न नर मधुमक्खी हो। मुझे यह मजाक अच्छा लगा। मधुमक्खियाँ हमेशा व्यस्त रहती हैं और नर मधुमक्खी पूरे समय नाकारा रहता है, केवल बैठा रहता है। ताज्जुब नहीं था कि इन मीटिंगों में सभी अपने विचार रखते रखते रहते थे और मैं चुपचाप बैठा रहता था। ऐसा नहीं था कि मेरे बोलने की इच्छा नहीं होती थी, लेकिन अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता था। मेरे अलावा सभी वे अन्य सदस्य मुझसे ज़्यादा जानकारी वाले लगते थे, और तब अक्सर में ऐसा होता था जब तक मैं कुछ बोलने की हिम्मत जुटाता तक एक नए विषय शुरू हो जाता जो काफ़ी लंबे समय तक चलता। इसी बीच एक गंभीर विषय विचार विमर्श के लिए आया। मुझे इसमें उपस्थित न रहना उचित नहीं लगा और मैं ऐसे समय में चुप रहूं, यह मुझे कायरता लगी। विचार का विषय इस प्रकार का था। सोसाइटी के अध्यक्ष मिस्टर हिल्स, जो थेम्स आयरन वर्कर्स में के मालिक थे, वे एक नैतिकतावादी थे। उन्होंने कहा कि सोसाइटी का अस्तित्व उनकी आर्थिक सहायता पर निर्भर है और कमेटी के अधिकतर सदस्य उन पर आश्रित थे। प्रसिद्ध शाकाहारी डॉक्टर एलिंगसन भी कमेटी के सदस्य थे। वे नए जन्म नियंत्रण अभियान के सक्रिय सदस्य थे और कर्मचारियों को इसके तरीकों के बारे में बताते रहते थे। मिस्टर हिल्स इसे नैतिकता की जड़ काटने वाला समझते थे। उनका विचार था कि शाकाहारी सोसाइटी का उद्देश्य केवल आहार ज्ञान नहीं था, बल्कि नैतिक सुधार भी था, और डॉक्टर एलिंसन जैसे व्यक्ति जो नैतिकतावाद के विरोध हैं, उन्हें सोसाइटी में बने रहने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए उनको निकालने का एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रश्न ने मुझे बहुत उत्सुक किया। मैं डॉक्टर एलिंसन के जन्म नियंत्रण से संबंधित नकली तरीकों को खतरनाक समझता था और मेरा विश्वास था कि मिस्टर हिल्स एक नैतिकतावादी हैं, वे उनका विरोध कर सकते हैं। मेरे मन में मिस्टर हिल्स के लिए बहुत सम्मान था और मैं उनके उदारता का कायल भी था। लेकिन मेरा यह भी मानना था कि किसी व्यक्ति को शाकाहारी सोसाइटी में से केवल इसीलिए नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि वह नैतिकता वाले आचार विचार को सोसाइटी का लक्ष्य नहीं समझता है। सिस्टम मिस्टर हिल्स का किसी भी नैतिकता विरोधी को हटाना उनका निजी हित साध रहा था और इसका शाकाहारी के घोषित लक्ष्यों से कुछ लेना देना नहीं था। यह सोसाइटी केवल शाकाहार शैली को बढ़ाने के लिए बनी थी, न कि किसी नैतिक प्रणाली के लिए। कमेटी में कई अन्य सदस्य भी थे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने विचारों को बताना चाहिए, लेकिन कैसे करूं? यह एक बड़ा प्रश्न था। मुझ में बोलने का साहस नहीं था, इसीलिए मैंने अपने विचारों को लिखने का निश्चय किया। मैं मीटिंग में अपने पत्र को जेब में रख कर ले गया। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने स्वयं को भी उसे पढ़ने लायक नहीं समझा और अध्यक्ष ने इसे किसी और से पढ़ाया। डॉक्टर एलिंसन हार गए। इस प्रकार मेरी पहली लड़ाई भी उसके लिए रही जो हार गया था, लेकिन मेरी संतुष्टि थी कि मेरी वजह सही थी। मुझे हल्का सा याद है कि इस घटना के बाद मैंने कमेटी से त्यागपत्र दे दिया था। मेरे इंग्लैंड प्रवास के दौरान मेरी शर्म हमेशा बनी रही, यहाँ तक कि यदि मैं किसी के यहाँ मिलने जाता रहा, आधे दर्जन या इससे ज़्यादा लोग होते तो मैं वहाँ गूंगा बना रहता। एक बार मैं श्रीयुक्त मजूमदार जी के साथ वेंटनोर गया। हम एक शाकाहारी परिवार के साथ रहे। मिस्टर हार्वर्ड द इथिक्स ऑफ डाइट के लेखक भी थे, वहाँ ठहरे हुए थे। हम उनसे मिले और उन्होंने हमें शाकाहार की उन्नति पर कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैंने सोचा था कि किसी वजह पर
किसी और के भाषण को पढ़ना अनुचित नहीं होगा। मैं जानता था कि कई लोग अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से बताने के लिए ऐसा करते थे। मेरे लिए इस उसी समय बिना किसी तैयारी के बोलना संभव नहीं था। मैंने पढ़ने के लिए उठा मगर पढ़ न सका। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं कांप रहा था। यद्यपि भाषण मुश्किल से एक पन्ने का था, श्रीयुत मजूमदार को इसे मेरी ओर से पढ़ना पड़ा। उनका अपना भाषण उत्कृष्ट था और सबने उसे पसंद किया। मैं अपने पर शर्मसार था और अपनी अध्यक्षता पर बहुत दुखी भी था। मैं इंग्लैंड में जनता के बीच आखिरी भाषण देने का प्रयास तब किया जब मैं वापस घर जा रहा था, लेकिन इस बार भी मैंने लोगों के बीच स्वयं को केवल हंसी का पात्र ही बनाया। मैंने अपने मित्रों को होलबोर्न रेस्ता में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। मैं इस रेस्ता के बारे में पहले बता चुका हूँ। मैंने मन ही मन सोचा, शाकाहारी रेस्ता में तो शाकाहारी भोजन सब करते हैं, लेकिन एक मांसाहारी रेस्ता में केवल शाकाहारी भोजन खाना क्या संभव नहीं था। मैंने होलबोर्न रेस्ता के मैनेजर के साथ केवल शाकाहारी भोजन का प्रबंधन किया। शाकाहारियों ने इस नए प्रयोग की बहुत तारीफ की। सभी भोजन करने वालों को इसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन पश्चिमी देशों ने इसे केवल एक कला की तरह विकसित किया। उन्होंने इस उत्सव को बहुत तमीज़, संगीत और भाषण से सजाया। जिस छोटी पार्टी का संबंध मैंने किया था वह भी इससे अछूत नहीं थी, इसीलिए भाषण तो वहाँ होना ही था। जब मैंने बोलने का समय आया तब मैं बोलने के लिए खड़ा हो गया। मैंने बहुत यत्न के साथ कुछ गिने चुने वाक्यों को बोलने की सोची, लेकिन मैं पहले स्वयं वाक्य से आगे नहीं जा पाया। मैंने एडिसन के भाषण को पढ़ा था, जिसने अपने एकमात्र भाषण को हाउस ऑफ कॉमन्स में पढ़ा था। आई कंसीव, मैंने गर्भधारण किया। यह वाक्य उसने 3 बार बोला। जब वह इससे आगे नहीं पढ़ पाया तब एक मसखरा उठा और बोला, इन सज्जन ने 3 बार गर्भधारण किया लेकिन कुछ नहीं निकला। मैंने सोचा था कि इस घटना का विवरण बताकर मैं अपने भाषण में हंसी का फूट रखूंगा, इसलिए शुरुआत मैंने उसी से की और वहीं अटक गया। मेरी याददाश्त जवाब दे रह गई और अपने भाषण को मजाकिया बनाते मैंने खुद का मजाक बनाया। सज्जनों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। मैंने जल्दी यह कहा और तुरंत बैठ गया। दक्षिण अफ्रीका वह जगह थी जहाँ मैंने अपनी शर्म पर काबू पाया। यद्यपि मैं कभी भी इससे पूरी तरह उभर नहीं पाया। तुरंत बिना किसी तैयारी के मेरे लिए कुछ भी बोलना असंभव था। जब कभी मैं अनजान दर्शकों के सामने होता तब मैं कुछ भी बोलने से हिचकिचाता था और जहाँ तक हो सकता किसी भी प्रकार के भाषण से दूर भागता था। यहाँ तक कि आज भी मुझे नहीं लगता कि मैं अपने मित्रों को बिना किसी निश्चित विषय के उनको अनौपचारिक बातों से व्यस्त रख पाऊंगा। मुझे यह तो कहना पड़ेगा कि यदा कदा हंसी का पात्र बनने के अलावा मेरे अंदर की शर्म किसी प्रकार से मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनी। वास्तव में इसके विपरीत यह मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई। मेरे भाषण देने में हिचकिचाहट जो परेशानी का कारण थी, वह अब एक आनंद है। इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे यह हुआ कि इसने मुझे मितभाषी होना सिखाया। यह मेरी स्वाभाविक आदत है कि मैं अपने विचारों को रोकूं और मैं स्वयं को इसका एक सर्टिफिकेट दे सकता हूं कि शायद ही कभी मेरे मुंह या कलम से विचार रहित शब्द निकला या लिखा गया हो। मुझे याद नहीं है कि मुझे कभी अपने भाषण देने या लिखने पर अफसोस हुआ हो। इस प्रकार मैं कई गलतियां करने से बचा और समझ भी
बर और समय भी बर्बाद नहीं हुआ। अनुभव ने मुझे सिखाया है कि चुप्पी सत्य के मत में एक आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा है। बढ़ा चढ़ाकर बोलने की प्रवृत्ति अथवा सच को दबाना या बदलना, मजाक या गंभीर से, यह मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी कमजोरी है। और इन सब में शांति या चुप्पी, इन सबको काबू करने के लिए जरूरी है। ऐसा व्यक्ति जो मितभाषाई होता है वह बहुत कम अपने भाषण में विचार रहित होता है। वह अपने हर शब्द को नाप तौल कर बोलता है। हम देखते हैं कि कई व्यक्ति बोलने में अधीर रहते हैं। किसी भी मीटिंग में कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं होता जिसे बोलने की इजाज़त के लिए मनाया जाता है। और जब कभी इजाज़त दी जाती है तो वक्ता अपने दिए गए समय से ज़्यादा बोलता है और अधिक समय की मांग करता है और बिना किसी इजाज़त के बोलना जारी करता है। इस तरह के बोलने को शायद ही दुनिया के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता है। यह समय की बर्बादी है। मेरा शर्माना वास्तव में मेरा कवच और बचाव है। इससे मुझे बढ़ने और विकसित होने का मौका दिया है। इसने मुझे सत्य को समझने में मेरी मदद की है। सूची 19 देखेंगे। असत्य का नासूर। 40 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में आज की तुलना में बहुत कम भारतीय छात्र थे। उनकी यह स्वाभाविक आदत थी कि वे स्वयं को अविवाहित दिखाएं, भले ही वे विवाहित हों। इंग्लैंड के स्कूल और कॉलेज के छात्र सभी अविवाहित होते हैं क्योंकि वे विवाहित जीवन के साथ पढ़ाई को सही नहीं मानते। हमारी भी पूर्व में ऐसी प्रथा थी जब विद्यार्थी को अनिवार्य ब्रह्मचारी होना पड़ता था। लेकिन इन दिनों हमारे यहाँ बाल विवाह की प्रथा है जिसका प्रचलन इंग्लैंड में एकदम भी नहीं था। इसीलिए भारतीय युवा स्वयं को विवाहित बताने में शर्म महसूस करते थे। अपनी सच्चाई को छुपाने की एक और भी वजह थी कि उनके विवाहित होने का पता चलने पर जिस परिवार में वे रह रहे थे वहाँ की युवा लड़कियों के साथ मौज मस्ती करना मुश्किल था। इस तरह की मौज मासूम होती थी। अभिभावक सबको बढ़ावा देते थे और इस तरह युवक युवतियों का मिलना जुलना वहाँ जरूरी भी होता था क्योंकि वहाँ हर युवा अपनी साथी खुद ढूंढता है। यदि कोई भारतीय युवा इंग्लैंड पहुंचने पर इस तरह के संबंधों को बनाता है तब उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि हमारे युवा इस तरह के प्रलोभनों में फंस जाते हैं और अपने लिए एक झूठ भरी जिंदगी का चुनाव करते हैं जो केवल उनका साथ पाने के लिए होती है। इस तरह का व्यवहार अंग्रेज युवाओं को पसंद नहीं होता और मैं भी इस तरह की परिस्थितियों में फंस गया था। मैंने भी स्वयं को अविवाहित दिखाने से परहेज नहीं किया था, यद्यपि मैं विवाहित था और ये एक लड़के का बाप भी, और इस प्रकार के छल करने पर मैं प्रसन्न नहीं था। केवल मेरा गंभीर स्वभाव और अपनी भाषीयता की वजह से मैं गहराई तक उलझने से बच गया। यदि मैं बात नहीं करता था तो कोई भी लड़की मुझसे बात करने का संपर्क बनाने या मेरे साथ जाने का प्रयत्न नहीं करेगी। मेरा आत्मसंयम या गंभीर स्वभाव और कायर स्वभाव एक दूसरे के टक्कर के थे। वेंटनोर में मैं जिस तरह के परिवार के साथ रहता था वहाँ मकान मालिक की लड़की के साथ टहलना रिवाज था। मेरे मकान मालकिन की बेटी एक दिन मुझे वेंटनोर की एक सुंदर पहाड़ी पर ले गई। मैं स्वभाव से धीरे चलने वाला नहीं था, लेकिन मेरा साथी मुझसे भी तेज चल रहा था। एक तरफ से वह मुझे अपने साथ खींचते हुए ले जा रही थी और पूरे समय बातें करती रही। कभी कभी मैं उस बातचीत में कुछ बोलता या हाँ या ना
यह कितना सुंदर जैसा शब्द बुदबुदाता था। वह एक चिड़िया की तरह उड़ रही थी, जबकि मैं घर वापस जाने की सोच रहा था। इस प्रकार हम पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे। मुझे कैसे उतरे यह बड़ा प्रश्न था। ऊंची एड़ी के जूते के बावजूद वह 25 वर्षीय युवती तीर की तरह नीचे जा रही थी। मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ नीचे घिसट रहा था। वह नीचे खड़े होकर मुस्कुराकर मेरा हौसला बढ़ा रही थी। उसने ऊपर जाकर नीचे जाने में मदद करने का प्रस्ताव भी दिया। मैं इतने छोटे दिल का कैसे हो सकता था। मैं किसी तरह नीचे पहुंचा। वह जोर से हंसी, मुझे और ज़्यादा शर्मिंदा किया। लेकिन मैं हर जगह ऐसा सही सलामत नहीं रह सकता था। ईश्वर चाहता था कि मैं इस असत्य के नासूर से छुटकारा पाऊं। एक बार मैं ब्राइटन गया, जो कि विंटर नोर की तरह पानी वाली जगह थी। यह विंट नोर जाने से पहले पड़ती थी। वहाँ होटल में एक वृद्ध विधवा से मिला जो संपन्न थी। इंग्लैंड में यह पहला वर्ष था। खाने की सूची फ्रेंच भाषा में थी और मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं उसी वृद्ध विधवा के मेज पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि मैं एक अजनबी था और साथ ही साथ ही उलझन में भी। तो वह तुरंत मेरी सहायता को आई। तुम अजनबी लगते हो और परेशान भी। तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करते? मैं मेन्यू को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और वेटर से भोजन में पड़े सामान के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। यह दयालु औरत मेरी मदद को आई। मैंने उसे धन्यवाद देते हुए अपनी परेशानी बताई कि यहाँ कौन सी चीज़ शाकाहारी है। मैं यह समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे फ्रेंच भाषा नहीं आती। मुझे मदद करने दो। उसने कहा, मैं तुम्हें कार्ड को समझाती हूँ और बताती हूँ कि तुम क्या खा सकते हो। मैंने कृतज्ञतापूर्वक उसकी मदद ली। इस प्रकार यह मुलाकात एक दोस्ती में बदल गई और मेरे इंग्लैंड प्रवास के दौरान पूरे समय तक बनी रही। उसने मुझे अपना लंदन का पता दिया। वह मुझे हर रविवार खाने पर बुलाती थी। विशेष अवसरों पर वह मुझे आमंत्रित करती और उसने मुझे मेरी शर्म पर काबू पाना सिखाया और मेरी परिचय कई युवा औरतों से करवाया। वह अक्सर मुझे अपनी बातचीत में शामिल करती। इन सब में एक युवा स्त्री थी जो हमेशा इसके साथ रहती। वह अक्सर हमें अकेला छोड़ देती। मुझे शुरू में बहुत परेशानी लगी। मैं न तो वार्तालाप कर सकता था और न ही मुझे चुटकुले आते थे। लेकिन उसने मेरी मदद की। मैं सीखने लगा और फिर हर रविवार को मैं अन्य युवा स्त्रियों के साथ बातचीत करना पसंद करने लगा। वृद्ध औरत हर दिन अपना जाल बढ़ाती गई। वह हमारे मिलने जुलने से प्रसन्न थी। शायद वह कुछ योजना बना रही थी। मैं उलझन में था। मैं उस भली औरत को कैसे बताऊं कि मैं विवाहित था। मैंने मन ही मन सोचा। तब वह हमारे बीच इस तरह के मेल जोल पर जोर नहीं देगी। अभी भी संभव सुधारने की में ज़्यादा देर नहीं है। यदि मैं उसे सच बताऊं, मैं किसी मुसीबत में पड़ने से बच जाऊंगा। इन सब विचारों के साथ मैंने उसे पत्र लिखा। जब से मैं आपसे ब्राइटन में मिला तब से आपकी मेरे ऊपर कृपा रही। आपने मेरा उसी प्रकार से ध्यान रखा है जैसे एक माँ अपने पुत्र का रखती है। अब आपको यह भी लगता है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए। इसी विचार के साथ आप मुझे युवा स्त्रियों से मिलाती रही हैं। इससे पहले कि मामला आगे बढ़े, मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं आपके स्नेह के लायक नहीं हूँ। जब से मैंने आपके पास आना शुरू किया तभी मुझे आपको बता देना चाहिए था कि मैं विवाहित था। मुझे पता है कि इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थी इस सत्य को छुपाते हैं
कि वे विवाहित हैं और मैंने भी वैसा ही किया। अब मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं अविवाहित युवा नहीं बल्कि एक बेटे का पिता भी हूँ। मुझे आपसे आपसे यह छिपाकर रखना दुख देता है, लेकिन मुझे खुशी है कि ईश्वर ने मुझे सच बोलने की हिम्मत दी है। क्या आप मुझे माफ़ करेंगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने उस युवा स्त्री के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है जिससे आपने मुझे मिलवाया था। मुझे आप अपनी सीमाएं पता थी। यह स्वाभाविक है कि आपको पता नहीं था कि मैं विवाहित हूँ और आपकी इच्छा थी कि हमारी सगाई हो। परिस्थितियाँ इस स्थिति से बाहर न हो जाए, इसलिए मुझे सच बता देना चाहिए। यदि यह पत्र लिखने के बाद आपको लगता है कि मैं आपके आदर सत्कार के योग्य नहीं हूँ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं आपकी दया और सद्भावना का हमेशा कर्जदार रहूँगा। यदि इसके बाद आप मुझे अस्वीकार नहीं करेंगी और अपने सत्कार के योग्य मानेंगी, तो मैं इसके योग्य बनने में कोई कमी नहीं रखूँगा। मैं बहुत खुश रहूँगा और आपकी दया का मोहताज रहूँगा। मैं यह पाठकों को बताना चाहता हूँ कि यह पत्र मैंने एक बार में नहीं लिखा। मैंने इसे कई बार लिखा होगा, लेकिन इसको लिखने के बाद मेरा मन हल्का हो गया, क्योंकि दिन पर दिन यह भार दबाए जा रहा था। इसी दिन लौटती डाक से मुझे एक पत्र मिला जो इस प्रकार था। मुझे तुम्हारी स्पष्टता का पत्र प्राप्त हो गया है। हम दोनों को बड़ी खुशी हुई। इस बात पर हम खुलकर हंसे। जो झूठ तुमने हमसे बोला उसके दोषी को माफ़ किया जा सकता है, लेकिन यह अच्छा रहा कि तुमने पूरी यथास्थिति को सच्चाई पूर्वक हमें बताया। मेरा निमंत्रण अभी भी बरकरार है और अगले रविवार निश्चित रूप से हम तुम्हारी उपस्थिति चाहेंगे और तुम्हारे बाल विवाह के बारे में जानेंगे और तुम पर खुलकर हंसेंगे। मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस घटना का हमारी मित्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार मैंने अपने असत्य के नासूर से मुक्त पाई और इसके बाद से कभी भी ज़रूरत पड़ने पर भी अपनी विवाहित अवस्था के बारे में बताने में परहेज नहीं किया। सूची 20वां, धर्मों के साथ परिचय। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दूसरे वर्ष के अंत में मैं दो ब्रह्म विद्यावादियों थियोसोफिस्ट से मिला जो आपस में भाई थे और दोनों अविवाहित थे। उन्होंने मुझसे गीता के बारे में बात की। वे एडविन अर्नोल्ड द्वारा अनुवादित द सॉन्ग्स सेलेस्टियल अर्थात गीत अनुवाद के बारे में द सॉन्ग्स स्टेलियस अर्थात गीत खगोलीय पाठ पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे उसका मूल रूप अपने साथ पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने मेरे पास वह दिव्य कविता न तो संस्कृत में थी और न ही गुजराती में। विवश होकर मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, लेकिन मुझे आशा थी कि मैं उसका मूल पढ़कर यह समझ सकूंगा कि पुस्तक के अनुवाद में कहाँ उसके मूल भाव को समझने में गलती हुई। मैं उनके साथ गीता पढ़ने लगा। उसके दूसरे अध्याय में पंक्तियाँ इस प्रकार थीं। यदि कोई भावना के विषय पर विचार करे, वहाँ आकर्षण बहता है। आकर्षण से इच्छा पैदा होती है। इच्छा भयंकर आवेश को हवा देती है। आवेश बेचैनी को पैदा करता है। फिर यादें सब धोखा है। एक नेक उद्देश्य का जाना मन में मछली का छलनी कर देता है। उस समय तक जब तक सभी उद्देश्य मन और मनुष्य सब व्यर्थ हो जाते हैं।
इस कविता ने मेरे मन में गहरा प्रभाव छोड़ा और यह कभी भी मेरे कानों में गूंजती है। पुस्तक मुझे अमूल्य लगी। इसका प्रभाव तब से बढ़ता ही रहा, जिसके परिणामस्वरूप इस पुस्तक को सत्य के ज्ञान पर एक सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट कृति समझता हूँ। मेरे गर्दिश के समय यह मेरे लिए अमूल्य रही है। मैंने इसके सभी प्रकार के अंग्रेजी के अनुवाद पढ़े और उन सब में मेरे अनुसार सब अर्नोल्ड का अनुवाद सबसे उत्कृष्ट है। वे इस पुस्तक के प्रति विश्वसनीय और वफादार रहे। इसके बावजूद यह अनुवाद की तरह प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि गीता मैंने अपने इन मित्रों के साथ पढ़ी, फिर भी नहीं कह सकता कि इस समय मैंने इसका अध्ययन किया। यह सब काफ़ी वर्षों बाद शुरू हुआ, जब मैंने इसको नियमित रूप से प्रतिदिन पढ़ना शुरू किया। दोनों भाइयों ने मुझे सर एडविन अर्नोल्ड की द लाइट ऑफ एशिया को पढ़ने का सुझाव दिया। जिन्हें मैं अभी तक सांस सेलेस्टियल के लेखक के तौर पर जानता था। फिर मैंने उसे भगवद गीता से ज़्यादा गहरी रुचि के साथ पढ़ा। एक बार पढ़ना शुरू करने के बाद मैं उसे छोड़ नहीं पाया। एक अवसर पर वे मुझे ब्लावत्स्की लॉज ले गए और मेरा परिचय मैडम ब्लावत्स्की और मिसेज बेसेंट से करवाया। मिसेज बेसेंट हाल ही में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी और मैं उनके इस धर्म परिवर्तन की वजह से उत्पन्न विभिन्न विवादों को बहुत रुचि के साथ देख रहा था। दोनों दोस्तों ने सोसाइटी का अंग बनने का सुझाव दिया, लेकिन मैंने विनम्रता के साथ यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, अपने धर्म के बारे में इतना कम ज्ञान होने के कारण मैं किसी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे याद आता है कि इन भाइयों के कहने पर मैंने ब्लावत्स्की की ब्रह्म विद्या की कुंजी यानी कि टू थियोसॉफी पढ़ी थी। इस पुस्तक ने मुझे हिंदुत्व पर लिखी पुस्तकों पढ़ने के लिए प्रेरित किया और इतने मिशनरियों द्वारा इस धारणा को बढ़ावा दिया जाने का खंडन किया कि हिंदुत्व अंधविश्वासों भरा और घिसा हुआ है। इन्हीं दिनों मैं मैनचेस्टर के शाकाहारी आवासीय छात्रालय में एक नेक ईसाई से मिला। उन्होंने मेरे साथ कई ईसाई धर्म के बारे में बातें की। मैंने उन्हें राजकोट में कही गई अपनी बातें बताई। उन्हें यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, मैं एक शाकाहारी हूँ, मैं मदिरा नहीं पीता। इससे कोई शक नहीं है कि कई ईसाई मांसाहारी हैं और वे मदिरा भी पीते हैं, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ में न तो मांस खाने का या मदिरा पीने के बारे में कुछ नहीं कहते और न उसके पक्षकार। और आप कृपा करके बाइबिल पढ़ें। मैंने उनका सुझाव स्वीकार किया। उन्होंने मुझे इसकी एक प्रति दी। मुझे इसकी हल्की सी याद है कि वे बाइबिल की प्रतियां बेचा करते थे। मैंने उनसे एक संस्करण भी खरीदा था जिसमें मानचित्र, अनुक्रमांक और अन्य सहायक सामग्री थी। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मैं ओल्ड टेस्टामेंट नहीं पढ़ पाया। मैंने बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी और इसके बाद के अध्यायों ने मुझे सुला दिया। मैं अन्य पुस्तकों को भी बहुत कठिनाई से उलट पुलट सका और मुझे उन्हें समझने में कोई रुचि नहीं थी। मुझे श्रृंखला वाली पुस्तकें पढ़नी पसंद नहीं थी। लेकिन न्यू टेस्टामेंट ने मेरे ऊपर एक अलग प्रभाव डाला, विशेषकर सरमन ऑन द माउंट यानी ईसा मसीह का गिरी प्रवचन। यह मेरे दिल तक चला गया। मैंने इसकी तुलना गीता के साथ की। यह कविता मगर और तुमसे कहा
कहता हूँ कि तुम बुराई का विरोध नहीं करोगे, बल्कि यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर झापड़ मारता है तो तुम इसकी तरफ अपना दूसरा गाल भी आगे कर देना दो, और यदि कोई तुम्हारा कोट ले तो उसे अपना चोगा भी दे दो। यह पढ़कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इसने इसने मुझे श्यामल भट्ट की एक पानी के बर्तन की जगह मुझे अच्छे खाने से भरा बर्तन दो आदि आदि की याद दिलाई। मेरे युवा मन ने इसे गीता, दी लाइट ऑफ एशिया और सरमन ऑन दी माउंट की शिक्षा के साथ जोड़कर देखा और यही समझा कि त्याग ही धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य है, और इसी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ने से मेरे मन में अन्य धार्मिक शिक्षाओं को पढ़ने की भूख जग गई। एक मित्र ने कार्लाई की हीरोज एंड हीरो वर्शिप पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने इस अध्याय को पढ़ा जिसमें मैंने पैगंबर की महानता, वीरता और सादगी से गहन सहन के बारे में पढ़ा। धर्म के बारे में अभी पश्चिम से अधिक मैं नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि परीक्षा की तैयारी में अपने विषयों के अलावा मेरे पास कुछ और करने का समय नहीं बचता था। लेकिन मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे और अधिक पुस्तकें पढ़नी हैं और मुख्य धर्मों के बारे में सब कुछ समझना है और कैसे मैं कुछ नास्तिक के बारे में समझने से बच रह सकता हूँ। हर भारतीय को ब्रेडलो का नाम और उनकी नास्तिकता, अनिश्चयवाद के बारे में पता था। मैंने इस बारे में एक पुस्तक पढ़ी थी जिसके लेखक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसने मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाला था, क्योंकि मैं अब पहले से ही नास्तिक के सहारा रेगिस्तान यानी श्रीमती बेसेंट से मिल चुका था, जिनकी बहुत चर्चा हो रही थी और वो जो नास्तिक से अनास्तिक बन गई थी। इस तथ्य ने भी मेरी नास्तिकता के प्रति अरुचि को सुदृढ़ किया। मैंने उनकी पुस्तक हाउ आई बिकेम अ एथोसॉफिस्ट में ब्राह्मणवादी कैसे बनी पढ़ी थी। इसी समय ब्रेडलो की मृत्यु हो गई। उनकी वर्किंग सिमेट्री में दफनाया गया। मैं उनके शव दफन में गया था, क्योंकि मेरा विश्वास था कि लंदन में रहने वाले हर भारतीय ने ऐसा किया था। कुछ पादरी भी वहाँ उपस्थित थे जिन्होंने उन्हें अंतिम सम्मान दिया। वहाँ से वापस आने के बाद हमने स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ा। भीड़ में से एक नास्तिकवाद का सिपाही उनमें से एक पादरी से बहस कर रहा था। तो सर, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? उस सज्जन पुरुष ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, हाँ, मैं करता हूँ। क्या आप इससे सहमत हैं कि पृथ्वी की परिधि 28,000 मील की है कि नहीं? नास्तिक व्यक्ति ने बड़ी गर्वित मुस्कान के साथ पूछा, निश्चित रूप से। अब आप कृपा करके बताइए कि आपके ईश्वर का आकार कितना है और वह कहाँ है? हाँ, हम सब जानते हैं कि वे हम दोनों के हृदय में निवास करते हैं। अब मुझे आप बच्चा न समझें। नास्तिक ने विजयी अंदाज में यह सब की तरफ देखते हुए कहा। पादरी ने शिष्टता की चुप्पी साध ली। इस वार्तालाप ने मेरा नास्तिकता के प्रति पूर्वाग्रह और बनकर गहन कर दिया। 21 सूची नंबर 21 देखना है इस बार। निर्बल के बलराम। यद्यपि मुझे हिंदुत्व और विश्व के अन्य धर्मों के बारे में संतोषजनक जानकारी हो गई थी, मुझे यह ज्ञात होना चाहिए था कि यह सब मुझे मेरी परीक्षा की घड़ी से नहीं बचा सकते थे। इस बात का मनुष्य को अंदाज तो क्या ज्ञान भी नहीं है कि एक परीक्षा की घड़ी के समय यदि वह नास्तिक है तो अपनी सुरक्षा का श्रेय मौके को देगा और एक
आस्तिक कहेगा कि ईश्वर ने उसे बचाया है। इसे इसे वह यह कहते हुए समाप्त करेगा कि इस परीक्षा की घड़ी में उसकी धार्मिक शिक्षा या आध्यात्मिक अध्ययन उसके साथ था, लेकिन यह सब घट रहा था। तब उसे इसका ज्ञान नहीं रहा था कि क्या यह उसका आध्यात्मिक अनुशासन था या कुछ और जिसने जिसने उसे बचाया। क्या वह जिसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर गर्व है, उसने उसने उसे मिट्टी में मिलते हुए नहीं देखा है। परीक्षण के ऐसे क्षणों में धर्म का ज्ञान, जो अनुभव के अलावा अलग है, अव्यय स्थिति सा लगता है। इंग्लैंड ही वह जगह थी जहाँ मैंने पहली बार धार्मिक ज्ञान की निरर्थकता देखी। अतीत में ऐसे अवसरों पर मैं कैसे बचा सके इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि इस समय मैं बहुत छोटा था। लेकिन अब मैं 20 वर्ष का था और मैंने एक पति और पिता का अनुभव भी अर्जित कर लिया था। जहाँ तक मुझे इंग्लैंड में रहने के दौरान याद है, यह सन 1890 था। पोर्ट्समाउथ में आयोजित एक शाकाहारी सम्मेलन जिसमें मैं और मेरा एक भारतीय मित्र आमंत्रित थे। पोर्ट्समाउथ एक समुद्री तट है जिसमें बड़ी संख्या में नेवी के लोग रहते हैं। यहाँ बहुत से घर हैं जहाँ बदनाम औरतें रहती हैं। ये औरतें वेश्या नहीं हैं, लेकिन इनके नैतिक चरित्र को अच्छा नहीं कहा जा सकता। हमें इन्हीं घरों में ठहराया गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आगंतुक कमेटी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पोर्ट्समाउथ जैसे शहर में हमारे जैसे यात्रियों के लिए बहुत कठिन था यह पता करना कि ऐसे अवसरों पर कौन सा रहने का स्थान ठीक है और कौन सा गलत। हम सम्मेलन से शाम को वापस आए और खाने के बाद ब्रिज खेलने बैठ गए, जिसमें हमारी मकान मालकिन भी शामिल हो गई। जैसा कि इंग्लैंड में सभ्य समाज और सम्मानित घरों में प्रचलित है, हर खिलाड़ी खेलते समय हल्के फुल्के मजाक करते रहते हैं। यहाँ पर मेरा साथी और हमारी मेज़बान ने अश्लील बातें करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा मित्र इस कला में माहिर था। इसने मुझे आकर्षित किया और मैं भी इसमें शामिल हो गया। जैसे ही मैं अपनी सीमा पार करने वाला था, तुरंत मैंने कार्ड और साथी खेल को वहीं छोड़ ईश्वर ने मेरे साथी के द्वारा चेतावनी भरे इन शब्दों में कहलवाया था, अपने अंदर के इस शैतान से मेरे बच्चे दूर रहो जल्दी। मैं बहुत शर्मिंदा था। मैंने इस चेतावनी को स्वीकार किया और मन ही मन अपने दोस्त के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। अपनी माँ के सामने लिए गए वचन को याद करते हुए मैं उस जगह से भाग खड़ा हुआ। मैं अपने कमरे में तड़प रहा था, काँप रहा था और मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसी प्रकार जैसे एक शिकार अपना छिपा पीछा करते हुए शिकारी से बच जाता है। मेरी याद में यह पहला अवसर था जिसमें एक स्त्री ने, जो मेरी पत्नी नहीं थी, उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया था। मैं उस रात भर जागता रहा। मेरे अंदर सभी प्रकार के विचार उथल पुथल मचा रहे थे। क्या मुझे इस घर को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए? मैं कहाँ था? मेरे साथ क्या होता यदि मेरी बुद्धि काम नहीं करती? इसके बाद मैंने निश्चय किया कि आगे से मैं सावधान रहूँगा, घर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पोर्ट्समाउथ को किसी तरह छोड़ दूंगा। सम्मेलन अगले 2 दिन तक नहीं होना था। मुझे याद है मैंने पोर्ट्समाउथ अगले दिन शाम को छोड़ दिया था। मेरा साथी वहाँ कुछ दिन और रहा। तब मैं ईश्वर अथवा धर्म का सार नहीं जानता था और न यह कि कैसे यह मेरे लिए कार्य करता है। स्पष्ट रूप से केवल यही मेरी समझ में आया कि उस अवसर पर ईश्वर ने ही मुझे बचाया था। सभी
परीक्षा की घड़ी में उसने भी मुझे बचाया है। मैं जानता हूँ कि आज इस वाक्य ईश्वर ने मुझे बताया का अर्थ है बहुत गहरा है और अभी भी मुझे लगता है कि इसका पूरा अर्थ नहीं समझ सका हूँ। केवल इससे भी उत्कृष्ट और कीमती अनुभव मुझे इसका पूरा मतलब समझाने में मेरी मदद करेगा। लेकिन मेरी सभी परीक्षाओं में जो आध्यात्मिक प्रकृति की थी, चाहे वह वकील की तरह या जब मैं संस्थाओं का संचालन कर रहा था और राजनीतिक में, मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर ने मुझे बचाया। जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब जब सहायक असफल हो जाते हैं और आराम फुर हो जाता है, तो मैं पाता हूँ कि कहीं न कहीं से कोई सहायता आ जाती है। मुझे पता नहीं कहाँ से, प्रार्थना के द्वारा, पूजा से, श्रद्धा से, यह सब अंधविश्वास नहीं है। वास्तव में यह सब ज़्यादा वास्तविक है, खाने पीने, बैठने या चलने जैसे कार्यों से भी ज़्यादा। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अकेले वे ही वास्तविक यानी सच्चे हैं, अन्य सब नकली हैं। इस तरह की प्रार्थना या पूजा कोर्स वाक्पटुता की उड़ान नहीं है। यह केवल होठों की सलामी नहीं है, यह हृदय से झरने की तरह बहता है। इसीलिए यदि हम हृदय की पवित्रता को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके अंदर प्रेम के अलावा कुछ नहीं है, यदि हम अपने सभी तारों को सुर या लय में रखें, तब संगीत मस्ती की लायक से भरा होता है। वह किसी प्रकार के विशेष यत्न से ऊपर है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रार्थना एक निश्चित माध्यम है अपने हृदय के भावों को साफ करने के लिए, लेकिन इसे पूरे विनम्रता से करना चाहिए। जो कि इसका द एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ में जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई बुक है, इसका ये चौथा वीडियो है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5वां वीडियो